अब हम पढ़ेंगे गति का द्वितीय समीकरण यानी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का हम निगमन कैसे करते हैं। तो फिर से अभी जो हमने माना था कुछ ऐसे ही मानेंगे कि माना वस्तु सूक्ष्म समय अंतराल dt में सूक्ष्म जो दूरी तय करता है वो ds दूरी है, तो v बराबर ds बटे dt हो जाएगा। यहाँ से हम ds निकालेंगे तो v इंटू डी टी हो जाएगा। अब हम इस v की जगह पर गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी था, वहाँ पर हम लिख देंगे u प्लस ए टी, तो हमें फाइनली ये मिल जाएगा। हम निश्चित समाकलन का प्रयोग करेंगे। निश्चित समाकलन में हमने बताया कि यहाँ पर हम लिमिट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर जो हम लिमिट लगाएंगे वो कुछ इस तरीके की लिमिट रखी जाएगी। t बराबर 0 पे मतलब उसकी दूरी जो थी वो 0 थी, तो यस यानी लिमिट 0 से कहाँ तक जाएगी, s तक जाएगी। और समय जो है यहाँ पर जो आप देखेंगे कि जो इसको हम ओपन करेंगे तो u के लिए जो रखेंगे तो u और v तक जाएगा, और t के लिए जो रखेंगे वो 0 से t तक जाएगा। तो इस प्रकार ये लिमिट रखी जाएंगी। आप अगले पेज पर ये देख सकते हैं। थोड़ा सा ये टिपिकल है क्योंकि ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है और आपने अभी तक पढ़ा भी नहीं है। ये इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो समझ सकते हैं, इसको आसान लगेगा। तो इंटीग्रेशन 0 से s तक ds हो गया और फिर 0 से t तक u प्लस ए टी डी टी हो जाएगा। तो देखिए इसे हम ओपन करेंगे तो 0 से u 0 से t डी टी यहाँ पर रहेगा। सॉरी, यहाँ पर हम जो वेलोसिटी की लिमिट है वो नहीं रखते हैं, सिर्फ टाइम की लिमिट रखते हैं। प्लस a 0 से t और t डी टी हो जाएगा। अब देखिए कि समाकलन का एक कॉन्सेप्ट होता है जो हम आपको यहाँ पे बेसिक्स कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण के लिए लिख दे रहे हैं, जैसे अगर दिया गया है इंटीग्रेशन x की पावर मान लो n दिया गया है, तो जब हम और ये dx दिया गया है, तो जब हम समाकलन करते हैं तो जो इसकी पावर में होता है उसमें हम एक जोड़ देते हैं और उतना ही जो पावर में ये कंप्लीट है उसे हम उतने से ही हम भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर तो t आ जाएगा जिसका सापेक्ष समाकलन होता है वो लिख दिया जाता है, और इस जगह पर देखिए t है तो यहाँ पर इसका पावर 1 है तो एक इसमें जोड़ देंगे तो t स्क्वायर बनेगा और उतने से हम भाग कर देते हैं और फाइनली ये लिमिट 0 से t तक जाएगी। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे यानी अपर लिमिट रखेंगे, लोअर तो 0 हो जाएगी तो यहाँ पे t मिलेगा और यहाँ पर भी हम t पाएंगे, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा गति का द्वितीय समीकरण है। अब हम इसी प्रकार गति का तृतीय समीकरण जो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है इसका निगमन करेंगे। तो माना वस्तु सूक्ष्म समय अंतराल dt में ds दूरी तय करती है तथा इस समय अंतराल में उसके वेग में सूक्ष्म परिवर्तन db हो जाता है, तो त्वरण क्या आएगा, db बटे dt हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे कि ds और ds से गुणा भाग कर देंगे, तो db अपान ds इधर लिख देंगे और ds अपान dt इधर लिखेंगे। ds अपान dt क्या होता था, वेग होता था, यानी हमने यहाँ पर वेग लिख दिया। तो अब देखिए हम क्या करते हैं कि इसको इस साइड में भेजेंगे तो a ds हो जाएगा बराबर v इंटू डी बी हो जाएगा। फिर से हम निश्चित समाकलन दोनों तरफ करेंगे, यानी यहाँ पर जो लिमिट जाएगी 0 से s तक जाएगी, यहाँ पे जो लिमिट जाएगी u से v तक जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं फाइनली। तो समाकलन करते हैं जैसा अभी मैंने बताया कि यहाँ पे s के सापेक्ष होगा तो यहाँ पे s आ जाएगा, यानी 0 से s तक लिमिट जाएगी। यहाँ पे b का तो यहाँ पे पावर 1 है तो b स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, लिमिट u से v तक जाएगी। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सेट करेंगे तो s माइनस 0 हो जाएगा, 1/2 बाहर कर दिए। b की जगह b रखेंगे तो b स्क्वायर बनेगा, फिर b की जगह u रखेंगे तो u स्क्वायर बन जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 2as हो जाएगा, यहाँ से b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as मिलेगा। यही गति का तृतीय समीकरण है। तो ये कलन यानी और समाकलन दोनों का प्रयोग करके निकाला गया है। इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो सापेक्षिक वेग, यानी अब हम पढ़ेंगे कि सापेक्षिक वेग जो है वो क्या होता है, और इम्पोर्टेंट भी है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी मिल जाते हैं। तो जैसा कि डिफिनीशन पढ़ने से पहले इसे थोड़ा सा हम आपको समझा रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपने अनुभव किया होगा कि यदि आप रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं तथा दूसरी रेलगाड़ी जो आपकी रेलगाड़ी की ही दिशा में गतिमान है के साथ साथ चलने पर हमें वह रेलगाड़ी स्थिर प्रतीत होती है या दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है, तब यदि उसकी चाल आपकी रेलगाड़ी की चाल से अधिक हो तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ती प्रतीत होती है। या दूसरी रेलगाड़ी
विपरीत दिशा में गतिमान है तो आपको उसकी चाल बहुत अधिक प्रतीत होती है। तो गाड़ी की चाल समान होते हुए केवल उसकी दिशा परिवर्तित हो जाने पर हमें उसकी चाल में इतना अधिक परिवर्तन क्यों अनुभव होता है, इस पर हम विचार करें। इसी प्रकार यदि आप सड़क के किनारे खड़े हैं तो वहाँ खड़े पेड़ पौधे आपको स्थिर दिखाई देते हैं, परंतु जब आप उसी स्थान से किसी बस में बैठे हुए गुजरते हैं तो वही पेड़ पौधे आपको पीछे की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये सारी चीज़ें सापेक्षिक वेग के कारण होती हैं। तो हम अब सापेक्षिक वेग की डिफिनीशन यहाँ पर नोट कर दिए हैं। अगर एक नंबर के लिए डिफिनीशन पूछी जाती है तो आप ये डिफिनीशन लिख सकते हैं। किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग पहली वस्तु की दूसरी वस्तु के सापेक्ष स्थित परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है, जो यहाँ पर लिखा गया है बी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू एक्स बी वेक्टर माइनस एक्स ए अपान टी हो जाएगा। यहाँ पर ये जो वेग परिवर्तन लिखा गया है इसका अर्थ यह है कि वस्तु B का वस्तु A के सापेक्ष वेग, यानी जिसके सापेक्ष हम निकालते हैं उसको हम माइनस में रखते हैं। ये देख सकते हैं आप। अब देखिए, अगर हमने यहाँ पर कुछ कंडीशन बनाई है, जब दो वस्तुएं समान दिशा में गतिमान हो, जैसा हमने यहाँ पर मान लो एक वस्तु ये है जिसका वेग v है, इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी वस्तु b है उसका वेग bb है, इस डायरेक्शन में जा रही है, समान दिशा में गतिमान है, लेकिन उनका वेग जो है वो समान नहीं है। तो देखिए, वस्तु a का वस्तु b के सापेक्ष अगर वेग लिखेंगे तो BAB लिखते हैं, BAB इज इक्वल टू वैक्टर VA माइनस वैक्टर VB हो जाएगा। तो ये पॉइंट याद भी रखिएगा। लेकिन अगर इसी में दोनों वस्तुएं समान वेगों से गतिमान हैं तो उनका जो सापेक्ष वेग होगा, यानी A का वस्तु B के सापेक्ष वेग अगर हम निकालते हैं तो वो हमें 0 मिलता है। इस स्थिति में दोनों वस्तुओं का एक दूसरे के सापेक्ष वेग क्या माना जाएगा? शून्य माना जाता है। दोनों वस्तुएं संपूर्ण यात्रा में अलग अलग एक दूसरे से स्थिर दूरी पर गति तय करेंगी। दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती है, जब दो वस्तुएं असमान वेगों से एक ही दिशा में गतिशील हों, तो ये कंडीशन जो हमने यहाँ पर बनाई है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब दो वस्तुएं अगर विपरीत दिशा में गतिमान हो, अब मान लिए कि वस्तु A जो है वो BA वेग से इस दिशा में गतिशील है और वस्तु B जो है वो BB वेग से इस दिशा में गतिशील है। तो यहाँ पर जब हम A का B के सापेक्ष वेग निकालते हैं तो BAB इज इक्वल टू हमने लिखा है VA। अब यहाँ पर हम माइनस लगाते हैं जैसा कि हमने यहाँ पर लगाया था। अब देखिए, ये सदिश है तो इसकी डायरेक्शन हम एक ही डायरेक्शन में अगर करेंगे तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो ये मिल करके हमें क्या मिल जाएगा? प्लस मिल जाएगा। तो यानी विपरीत दिशा में अगर सापेक्ष निकालना है हमको, विपरीत दिशा में अगर गति कर रही है और सापेक्ष वेग चाहिए तो हमें प्लस कर देते हैं, और अगर समान दिशा में गति कर रहे हैं और सापेक्ष वेग निकालना है तो हम माइनस कर देते हैं। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा। और जिसके सापेक्ष वेग निकालना है उसको हम क्या करते हैं? माइनस में लेते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर। इसके बाद है अगला टॉपिक, वस्तु द्वारा गति के 90वें सेकंड में चली गई दूरी। अब हम 90वें सेकंड में, जैसे क्वेश्चन में पूछ ले 20वें सेकंड के बाद, 50वें सेकंड के बाद, इस तरीके के क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाते हैं कि चली गई दूरी कितनी होगी, अगर उसका वेग दिया गया, त्वरण दिया गया, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो माना एक वस्तु प्रारंभिक वेग u से स्मॉल a त्वरण के अंतर्गत गति प्रारंभ करती है। वस्तु n-1 सेकंड में s1 दूरी तथा n सेकंड में s2 दूरी तय करती है। मतलब मान लो n बराबर 5 है तो 5 से पहले यानी 4 सेकंड में s1 दूरी और 5वें सेकंड में s2 दूरी तय करती, यहाँ पर ये इसका मतलब है। तो n-1 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तो बेसिक जो सूत्र हमारा जो फार्मूला है s बराबर ut प्लस हाफ at², उसमें हम वैल्यू रखेंगे, यानी s1 यहाँ पर रहेगा और u t की जगह n-1 हो गया और यहाँ पर t की जगह n-1 और ये स्क्वायर रहता है। इसके बाद अब हम निकालेंगे n सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो आप यहाँ पर देखिए, s2 बराबर un प्लस हाफ an² हो जाएगा। हमें निकालना है 90वें सेकंड में, तो 90वें सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो हम s2 में से s1 को घटा देंगे। तो जब हम ये घटाते हैं तो फाइनली हमें ये मिल जाता है sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ a ब्रैकेट में 2n-1। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे दो न्यूमेरिकल लिए।
दो न्यूमेरिकल में हमने दूरी और विस्थापन को, एक न्यूमेरिकल में हमने विस्थापन और दूरी को आपको समझाया है और दूसरे में भी हम दूरी और विस्थापन को ही समझाए हैं, लेकिन वो कैसे निकाले जाएंगे ये आप देख सकते हैं। दूरी का मतलब होता है किसी कण के पथ की जो लंबाई होती है उसे हम दूरी कहते थे, लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करते हैं तो उनकी पोजीशन, हमेशा जो पोजीशन होती थी उसके प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु की जो स्थिति होती थी उसे हम मोस्टली विस्थापन मानते हैं। ये जो डिफिनीशन है इसे हम न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं। इसका जो फंडामेंटल मीनिंग है विस्थापन का वो यही होता है। तो देखिए, जैसे विस्थापन में हमने ये कहा कि एक कण है वो ए से चल करके ए पर ही आता है तो अब उसका विस्थापन 0 हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है और आप पढ़ के भी आए हैं 9th क्लास में और आपके बुक में दिया भी गया है, तो वहाँ से आप एक बार इसे पढ़ जरूर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक कार 50 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। एक अर्ध चक्कर तथा 2 पूर्ण चक्कर के पश्चात कार का विस्थापन व तय की गई कुल दूरी बताइए। तो पहले हमने विस्थापन की बात की है, तो अर्ध चक्कर के लिए ये इसका जो व्यास है ये दूरी हो जाएगी, यानी 2r हो जाएगी, तो यहाँ पे 100 मीटर मिल जाएगा। और 2 पूर्ण चक्कर के पश्चात यानी विस्थापन एक चक्कर हुआ, फिर दोबारा यानी उसी पोजीशन पे बार बार कार पहुंच रही तो विस्थापन उसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम अगर दूरी की बात करते हैं तो दूरी के लिए अर्ध चक्र के बाद अगर दूरी की बात करते हैं अर्ध चक्र में, यानी इसकी जो अर्ध परिधि हो जाएगी यानी पाई आर, तो ये फाइनली मिलेगा 157 मीटर मिल जाएगा। और 2 पूर्ण चक्कर के में चली गई दूरी, तो एक चक्कर में जो होती है वो उसकी परिधि यानी 2 पाई आर लेंगे और फिर 2 पाई आर हो जाएगा 2 चक्कर के लिए, तो फाइनली हमें 628 मीटर मिल जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये देख लीजिए आप। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कण को 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। 3 सेकंड बाद कण द्वारा तय की गई कुल दूरी और विस्थापन बताइए। तो यू दिया गया है, अब जब इसे फेंकेंगे तो उसका उस समय जब फेंकते हैं तो प्रारंभिक वेग जो हो जाएगा जो अंतिम वेग हो जाएगा बी वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम t बराबर 2 सेकंड कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखेंगे कि 2 सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, तो दूरी यानी h1 हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि अर्थ के विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो 20 मीटर यानी 2 सेकंड में 20 मीटर तय किया। अब बचता है 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी, तो अब ये कण ए पर पहुँच चुका है तो ए से ये नीचे आएगा, तो जब ए पे पहुंच चुका तो उस समय इसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर h2 हमने कैलकुलेट कर दिया है, तो आप h2 देख लीजिए, यानी 1 सेकंड के लिए तो h2 बराबर 5 मीटर आ जाएगा। अब हमको कुल दूरी निकालना है तो h1 प्लस h2 यानी 25 मीटर हो जाएगी, और अगर हम विस्थापन की बात करते हैं तो h1 माइनस h2 यानी 15 मीटर हो जाएगी। यही हमारा फाइनली आंसर होगा। तो बच्चों